नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लगातार लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। हाँ, चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सीधे सूचना आपको मिले। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं और प्रारब्ध की परंपरागत जो व्यालोक जी के लिए तैयार की गई स्वागत वाली थाली है, वो स्वागत वाली थाली जिसमें फूल, माला, चंदन, अक्षत और अब नैवेद्य और न जाने क्या-क्या पान-वान भी जोड़ दिया है हमारे दर्शकों ने। तो वो सभी कुछ लेते हुए व्यालोक जी का स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और संपादक जी को प्रणाम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। आपने जय जय सिया राम बोला और मैं ओरछा में हूँ, मध्य प्रदेश की एक नगरी झांसी से नजदीक ओरछा, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राजा के रूप में स्थापित हैं। और यही अकेला एक ऐसा मंदिर है पूरे विश्व में भगवान राम का, जहां भगवान राम आपको खड़े हुए या राम दरबार में पूरे परिवार के साथ बैठे हुए नहीं मिलेंगे, बल्कि राज सिंहासन पर बैठे हुए शासन करने वाले राजा राम मिलेंगे। आज यह अकेला मंदिर है जहां पर राजा राम को आरती तो होती ही है, लेकिन उसी के साथ सुबह और शाम सलामी यानी गार्ड ऑफ ऑनर वो पेश किया जाता है। पहले ये परंपरा राज दरबार और राजा के सैनिक कर किया करते थे। और आप देखिए राम का महात्म, सरकारें चाहे किसी की हों, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस के 5 सिपाही सुबह और शाम 2 समय गार्ड ऑफ ऑनर राजा राम को प्रस्तुत करते हैं। मान्यता यह है कि राजा राम दिन भर यहाँ पर शासन करते हैं और उसके बाद शाम को अयोध्या लौट जाते हैं। ऐसी नगरी ओरछा से आप सभी दर्शकों को प्रणाम। आइए लेके चलते हैं बिहार। व्यालोक भाई, जीत हो गई। खैर जीत तो ये 2014 से नहीं मानते, 2019 भी कहाँ माना, 2024 भी नहीं मान रहे। कहीं भी चुनाव हो, ये नहीं मानते। कुछ समय तक नैतिक जीत वाली बात आई, तो ये लगता था इनको कि चलो आज नहीं, कल तो जीत जाएँगे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि अब जनता का मिजाज अस्थायी हो गया है और ये अस्थायित्व जो जनता के अंदर आया है मैंडेट को लेके, अपने चुनाव को लेके, ये एक लंबा ट्रैक बना रहा है और ये उस जैसा एक फुटप्रिंट दिखाई दे रहा है जिसने 65 साल कांग्रेस को सत्ता में रख दिया। मुझे याद आता है गृह मंत्री सदन में बोल चुके हैं 50 साल। और अब तो गृह मंत्री का आकलन भी फेल हो रहा है, माफ कीजिएगा अमित शाह जी, आपके भी आकलन फेल हो रहे हैं। आपने टारगेट दिया बिहार को 160 प्लस और बिहार ने 200 प्लस कूदा दिया। तो यहाँ अमित शाह भी गलत हो रहे हैं। तो 50 साल वाला मामला अमित शाह जी उसको भी बढ़ा के 60 65 70 साल अब आपको कर लेना चाहिए। सुधार कीजिए अपनी भविष्यवाणियों में। रोहिणी आचार्य के साथ लालू प्रसाद यादव के घर में क्या होना शुरू हुआ? बहू प्रताड़ित, बेटा प्रताड़ित और उसके बाद अब बेटी प्रताड़ित। लेकिन मामला सिर्फ प्रताड़ना और हार का नहीं है। ये वो सारा खेल है जो कि राउज एवेन्यू कोर्ट से बहुत जल्दी फैसला आने वाला है और उस फैसले के बाद कौन रहेगा सीटों के भीतर और कौन रहेगा बाहर, तो अरबों का साम्राज्य। बिहार के इस मैंडेट ने बहुत सारे मिथक तोड़े हैं बिहार के बारे में खुद। देश को नई दिशा जरूर दी है व्यालोक भाई, लेकिन बहुत सारे मिथक तोड़े हैं। पहले मिथक से शुरुआत करूंगा, 80-20, 80 में बांट दो, 20 को साध लो और चुनाव जीत जाओ। बिहार ने तो जिसको कहते हैं ना थुथुन में धर के कूच दिया। कैसे देखते हैं बिहार के इस पूरे मैंडेट को? हम रोहिणी और उनके घर के वाले बवाल से आज बचेंगे। थोड़ा बहुत कल एक सिंगल वीडियो मैंने बना दिया था। व्यालोक जी प्लीज। 80 बनाम 20। और आपको याद होगा इस चुनाव में एक व्यक्ति और लड़ा था 243 सीटों पर। उसका नाम है प्रशांत किशोर। एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड भी उसने बनाया है। उसको इस रिकॉर्ड के लिए बधाई। 237 सीटों पर जमानत जब्त हुई, 6 सीटों पर जमानत बच गई। ये 80-20 वाले से मुझे उस व्यक्ति का ख्याल आया, क्योंकि उसने जब शुरुआत की थी तो उसने कहा कि हिंदुओं में इतना परसेंट दे देता है फलाने को वोट, मनुवादी, ब्राह्मणवादी, संघ और भाजपा को, तो बाकी के जो लोग बचे हुए हैं वो हमारे साथ आ जाएं और मोमिन भाई आ जाएं, तो उसके बाद हम लोग बिहार में एक नई सरकार बना देंगे, फलाना कर देंगे, ऐसा कर देंगे। हो गया कल्याण। 3 दिनों से अता पता नहीं चल रहा है, कहाँ घुसे हुए हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, नहीं किए। तबीयत खराब हो गई, बहुत लोगों की तबीयत खराब हो रही है। और इसी तरह मैं बीच बीच में क्षेपक के तौर पर लालू खानदान का एक आध जिक्र आएगा, लेकिन मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, आपने मना कर दिया था।
उसमें बस एक जानकारी ये देनी है कि एक दारा शिकोह शुजा मुराद का ही नहीं, कल और 3 बेटियां निकाली गई लालू के घर से, तो 6 भाई बहनों का एक तरह से राजनीतिक खात्मा करके औरंगजेब उर्फ तेजस्वी यादव अभी उस घर में मौजूद है, जो अपनी बहन पर चप्पल भी फेंकता है एज पर ही सिस्टर। मैं नहीं कह रहा हूं, उसकी बहन ने कहा। अब एक तीसरी बात, ये 2 बातें दर्शक आप प्लीज इसको बैकग्राउंड में रखिएगा, तब बात समझने में आसानी होगी, इसलिए मैंने ये दोनों बातें कही। जी थोड़ा सा इसको और विस्तार दीजिए। मैं यात्रा में हूँ और यकीन बताऊं, आपने कहा कि मैंने मना किया है लालू परिवार के बारे में बात करने के लिए, बिल्कुल नहीं। मुझे ये जानकारी ही नहीं, अपडेट ही मैं नहीं हूँ कि ये भी घटना रातों रात हो गई है, क्योंकि मैं लगातार यात्रा में हूँ, आपको पता है। इसको जरा विस्तार दीजिए, क्योंकि ये संदर्भ बहुत आवश्यक है इसको देखिए, चर्चा में देना। मैं हमेशा तेजस्वी को औरंगजेब कहता हूँ, मॉडर्न जमाने का औरंगजेब। पहले उसने दारा शिकोह को हटाया और तेज प्रताप को अपने रास्ते से हटाया, फिर उसने शुजा यानी मीसा भारती को शंट किया। मीसा भारती आज की डेट में ऐसी हैं कि वो न पक्ष में है न विपक्ष में है, इसलिए वो उस घर में एंट्री ले पा रही हैं। तीसरी बात जो उसने की, मुराद यानी रोहिणी, जो आपको याद होगा वो हमेशा तेजस्वी खेमे से ही बोलती थी, तेजस्वी खेमे में ही दिखाई देती थी, लेकिन जब रिजल्ट निकला और लालू कुनबे में महाभारत हुई, आपको कल की मैं घटनाएं बताऊं, अगर कल नहीं परसों की, परसों जो लालू कुनबे में हुआ, वहां के नौकर चाकर बताते हैं कि घर के अंदर से भयंकर चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, और उसी में जो रोहिणी ने बोला कि चप्पल मारा जाएगा, अगर आप चाणक्य से पूछिएगा सवाल तो चप्पल मारा जाएगा, गालियां दी जाएंगी, गंदी किडनी लगा दी तुमने, तुमने करोड़ों रुपए लिए, तुमने सीट ली, फिर पापा को गंदी किडनी लगा दी अपनी, ये सारी तमाम बातें हुई हैं, उस पर मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन रोहिणी निकली घर से, उसके तुरंत बाद लगभग 8-10 घंटे कह लीजिए, उसकी बाकी 3 बहनें जो हैं तेजस्वी की, वो भी निकल गई घर से। यानी अब लालू के खानदान, लालू की पार्टी जो भी बची खुची है 25 सीटों वाली, वो पूरी तरह से औरंगजेब के कब्जे में है। और औरंगजेब की मदद कौन लोग कर रहे हैं? 2 नाम रोहिणी ने दिए हैं, एक संजय यादव, दूसरा रमीज। और ये मत भूलिए कि उस घर में वेटिकन का एक प्रतिनिधि रेचल भी पहुंच चुकी है। और आप देखिए कि आरजेडी की भाषा कैसे बदली थी इस पूरे चुनाव में, उन्होंने जो कैंपेन किया था। यहां थोड़ा सा मैं आपकी बात से उधार लेके उसको जोड़ूंगा। आप ओरछा में हैं, राजा राम हैं, सलामी गारद दी जाती है, ये इस देश का संस्कार है। लेकिन उस टूटी चोर की आप कवायद देख चुके हैं, जब 37 सीटें मिली थी उसको, और फैजाबाद से जीते हुए एक जोकर को वो बाकायदा राजा राम करके प्रस्तुत करता था, अयोध्या में हम जीत गए, अयोध्या में हम जीत गए, वगैरह वगैरह उसके इकोसिस्टम ने बनाया। इस देश की जनता धर्म प्राण है सर, और राम हमारे माई बाप है। हमारे माई बाप को अगर आप छुएंगे ना सरकार, तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। इस देश की जनता तो थूथन नहीं सर। सांप और नेवले की लड़ाई आपने कभी देखी होगी, तो सांपवा को नेवला ऐसे पकड़ लेता है 2 हाथों से, और उसके बाद उसका मुंह रगड़ता है, फिर देखता है कि ये ठीक से रगड़ेंगे कि नहीं, फिर रगड़ता है, फिर ऐसे देखता है, फिर ऐसे रगड़ता है। तो जनता ने पहली बार जनता रूपी नेवले ने राजद रूपी सांप का ये पहला थूथन रगड़ा है। अभी बहुत तेरे चुनाव हैं। तेजस्वी यादव अगर सड़कों पर पागल की तरह नहीं दौड़ा सर, तो इस देश की जनता, इस बिहार की जनता का प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। आसान बात नहीं है। आप देखिए आरजेडी की राजनीति कैसे बदली, इस बात को समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि लालू कुछ भी कहता था, लालू भूरा बाल साफ करो कहता था, लेकिन लालू के यहाँ छठ होती थी। लालू मकर संक्रांति का भोज देता था। लालू के यहाँ हिंदू प्रतीकों को गाली गलौज नहीं दी गई। लेकिन अब क्या हुआ? हैलोवीन मना, जानबूझकर पूतना और ताड़का जैसी प्रवक्ताओं को भेजा आरजेडी ने, जो
अपनी अट्टहासी विकराल हंसी के साथ हिंदू प्रतीकों पर हमला करते थे। चंद्रशेखर यादव जैसे लोगों को इन्होंने मंत्री बनाया जो रामचरितमानस पर लगातार बोलते थे। और इसके पीछे इनकी रणनीति क्या थी? रणनीति थी सर, और ऐसा नहीं कि इन लोगों ने अनजाने में किया। देखिए बिहार में लालू तब सत्ता से वापस हुआ, मैं बहुत एकदम बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी भावावेश के बहुत सिंपल गणित समझाना चाह रहा हूं दर्शकों को। ओबीसी समुदाय जब लालू सामाजिक न्याय की लहर पर सवार होकर आया था, तो पूरा ओबीसी समाज और ईबीसी समाज, जिसको चचा ने बाद में ईबीसी बनाया, उस समय तक तो ओबीसी ही था, ये पूरा समाज लालू के पीछे लामबंद हो गया। चचा आए, चचा ने ऐसा क्या किया कि लालू पिछले 4 इलेक्शन से गायब होते जा रहे हैं? क्या कर दिया उन्होंने? पहला काम तो लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीजें वो सब छोड़ दीजिए। बिहार में या कहीं भी देश में उस पर बहुतेरे वोट नहीं आते, आ जाते हैं बहुतेरे नहीं आते। ठीक है, मैं जनता को कमतर नहीं आंक रहा हूं, लेकिन मैं एक पैटर्न बता रहा हूं। नीतीश कुमार ने सबसे पहले ईबीसी को अलग किया, दलितों में महादलित को अलग किया। ये एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग है जिसको भाजपा या जेडीयू जब तक कुछ ऐसा कुकांड न कर दें जिससे ये लोग एकदम आपसे अलग हो जाए, तब तक बिहार में भाजपा जेडीयू युति को कोई नहीं हरा सकता साहब। ये गणित है। इस गणित में आप उस तरह तर्क अगर देंगे जो आरजेडी दे रही है कि हमको 20% आया तो हम सबसे बड़ी पार्टी, बेहूदगी और फितरई का कोई जवाब नहीं होता है सर। मैं अभी एक जगह बोल ही रहा था कि अगर आपके वश में है, अगर सरकार के वश में है, तो इनको शीशों के पीछे डालो। इनके तर्क तो है नहीं ना भाई। एक सामान्य बुद्धि का आदमी समझ रहा है कि ये गठबंधनों की लड़ाई थी, एनडीए विरुद्ध तुम्हारा गठबंधन, तो गठबंधनों की बात करो। अगर वैसे बात करनी है तो आओ, तुम कितनी सीट पर लड़े बाबू? 143, सबसे ज्यादा। मेरे जैसा आदमी जो गणित में पूरी जिंदगी फेल हुआ, उसको भी ये समझ में आता है कि अगर मैं 150 सीटों पर लौटूं और अगला 90 सीटों पर, तो किसका परसेंटेज ज्यादा है। बिल्कुल और ये बिल्कुल। बात समझ में नहीं आ रही है, ये तो नहीं है, आ रही है, लेकिन तुम थेथर हो, तुम टिकट ब्लैक किया, इसलिए तुम कहोगे कि तुम चुनावों का कोई मतलब नहीं रहा। मतलब टिकट ब्लैक करके तुम संसद पहुंच गए हो, इसके बावजूद इस देश की जनता को गाली दे रहे हो। ये तमाम चीजें हैं सर। आगे की बातचीत में और भी बातें आएंगी, लेकिन आरजेडी ने पहला काम ये किया कि वो बामसेफ, याद कीजिए बामसेफ वाले, बसपा का पूर्व रूप और अभी वर्तमान में जो भीम आर्मी है, उनके वोटों पर उसने डाका डालना चाहा। मोहम्मदन कोशिश की थी डाका डालने की, जो भी करने की। इसलिए उनको लगा कि अगर हम हिंदू प्रतीकों को, हिंदू आस्था को चोट पहुंचाएंगे। स्टालिन को बुलाया गया, चन्नी को बुलाया गया। आप देखिए एक जिहादी घर में मौजूद है रमीज, जो आपका पूरा सोशल मीडिया कैंपेन देख रहा है। उस समय के सोशल मीडिया कैंपेन देखिए सर, उसकी भाषा देखिए, अभद्रता देखिए। और एक वेटिकन की प्रतिनिधि आपकी बगलगीर है। तो जिहादियों और वेटिकन वालों ने मिलकर वहां से जो भी हिंदुत्व रहा सहा था, लालू का, राबड़ी का, उसको उखाड़ा। और ये इस मुगालते में थे सर, बस एक लाइन और, कि शायद ईबीसी और एससी एसटी आ जाएंगे इनके पाले में, और वो नहीं आए। ये चोट लगी है इनको, और इसीलिए ये सब पागल हो गए हैं। इसीलिए ये सब, अब देखिएगा आप कुछ दिनों में ये लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। कभी मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के कपड़े फाड़ेगा, कभी संजय यादव को सड़कों पर दौड़ाया जाएगा। अब बहुत मजा आने वाला है बिहार में। मैं बार बार कह रहा था ना आपसे, चुनाव के बाद देखिएगा बिहार, अगले 2 महीने बिहार की राजनीति को बहुत गौर से देखना चाहिए। पॉलिटिकल पंडितों को सो कॉल्ड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जो कहा ना कि ये बदतमीज प्रवक्ताओं को ले आके, और खास तौर से बिल्कुल जय भीम और तमाम ये जो अम्बेडकरवादी एक जो अप्रोच था, तो इस अप्रोच से प्रयास यही था कि उस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन जानते हैं दर्शकों, ये दरअसल इनको ये पता लग गया है कि हिंदू एकीकरण होता है। तो अब इन्होंने एक नए फ्लेवर से उस 80 में बंटवारे की कोशिश की थी, लेकिन हाथ क्या लगा? हिंदू एक हो गया, ये इनके हाथ लगा है।
सीट भले आई है एनडीए को, लेकिन इनके हिस्से ये आया है कि इन्हें पता चल गया है, और इन्हें अब बहुत स्पष्ट रूप से पता चल गया ना वेलक भाई कि हिंदू एक हो रहा है, और ये बड़ी खतरनाक बात है। अब लोग कहेंगे देखिए हिंदू एक हो रहा है, अवनीश जी कर रहे हैं, बड़ी खतरनाक बात है। खतरनाक उनके लिए है, हिंदू जिस दिन एक हो गया ना, और अभी तो रफ्ता रफ्ता हिंदू जिस दिन एक हो गया, यानी क्षेत्रीय और हिंदुओं को बांटने वाली पार्टी नहीं, बल्कि इस देश के दुश्मनों को, वेटिकन के एजेंटे को ये धरती छोड़नी पड़ जाएगी साहब, ये धरती छोड़नी पड़ जाएगी। और फिर नंबर आएगा, इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। औकातीकरण होगा साहब, और औकातीकरण शुरू हो रहा है, सकारात्मक औकातीकरण। भारत में अगर रहना है तो भारत भारत कहना है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं। व्यालोक भाई, जरा चलते चलते बात कर लिया जाए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये पूछूं या ये बहुत बदतमीजी भरा सवाल है? मत पूछिए, वो तैयारी शुरू हो चुकी है भाई। देखिए, 14 के वैसे ही करीब आपको छेड़ा, मैं मैंने तो जान रहा वैसे ही हूँ, आपको छेड़ा। मैं जान रहा हूँ मुख्यमंत्री नीतीश क्या बन रहे हैं। उनके 14 या 13 मंत्री बनेंगे, भाजपा के 15 मंत्री बनेंगे, एकांक मुख्यमंत्री बनेंगे तो बनेंगे। कुछ चौंकाने वाले मंत्री बन सकते हैं, बहुत चौंकाने अच्छा, वाले नाम आ सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इतनी प्रचंड जीत के बावजूद संयम देखिए भाजपा और जेडीयू का, कि रालोसपा और चिराग चिराग तो खैर बड़ी शानदार जीत के साथ आए हैं, लेकिन जो कुशवाहा हैं और जो मांझी हैं, उनको भी मांझी, उसके अनुपात के हिसाब से जितनी सीटों पर लड़े, जितने ये मतलब 2 मंत्री शायद मांझी के बनेंगे, 1 मंत्री इसका बनेगा, ये सारी चीजें तय हैं। नीतीश शाह मुख्यमंत्री पद की शपथ 10वीं बार लेके विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। कल या परसों, शायद 18 तारीख को हो जाएगा शपथ ग्रहण समारोह, या एक हाँ आध दिन पीछे हो मैंने सकता सुना, है। हाँ मैंने सुना है अगर एक आध दिन डिले होगा तो वो सिर्फ इस वजह से होगा कि प्रधानमंत्री जी को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है, तो प्रधानमंत्री जी का समय मिलने और उनको एडजस्ट करने में थोड़ा सा जो होगा वो डिले होगा। डिप्टी सीएम 1 या 2 या 1 भी नहीं? देखिए, डिप्टी सीएम मुझे लगता है कि इस बार भाजपा बहुत तरीके से चलेगी, और भाजपा के पास अब, मैं एक बड़ी अलग सी बात कहना चाह रहा हूँ, इसको देख के लोग हंस भी सकते हैं, लेकिन कई बार आप जो दूर की कौड़ी लाते हैं वो कई बार सही भी हो जाती है। मुझे लगता है कि भाजपा चिराग को ग्रूम करने में लगी हुई है। चिराग ने भी अपना कद स्थापित किया है, तो मैं नहीं जानता कि चिराग को वो अभी सेंटर से यहाँ खींच के लाएंगे या नहीं लाएंगे, लेकिन शाह जीवा और मोदी जीवा की जो रणनीति है वो कम से कम 15 साल 20 साल आगे सोच के चलते हैं। तो इसलिए मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि 2 महीने देखिए, यहाँ की राजनीति में बहुत उठक होने वाली है। 2 जी उप मुख्यमंत्री शायद इतनी प्रचंड जीत के बाद नहीं बनाएंगे, या शायद एक भी नहीं रखेंगे, क्योंकि चचा को भी बीच बीच में नाथने की जरूरत होती थी। अब इस बार जनता ने ऐसा मैंडेट दे दिया है कि चचा तुम कहीं नहीं जा सकते हो, क्योंकि बाकी सारे दल मिला तो तुम्हारी कुछ भी नहीं हो मेजोरिटी पाएगा। नहीं होगी। तो इसलिए, और मैंने बहुत पहले इसी प्रारब्ध के मंच पर कहा था, नीतीश कुमार बस अपनी एक सम्मानजनक विदाई चाह रहे थे, बिल्कुल जो बिल्कुल अलायंस वालों ने नहीं दिया, और उन्होंने इस तरह से किया। बस बिल्कुल इतनी ठीक सी है। बात है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें आज का ये वीडियो कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए। इसके बाद आगे की चर्चा में फिर एक पूरे वीडियो का समय लगेगा जी। मैं समझ गया, आगे की चर्चा में पूरे एक वीडियो का समय लगेगा। और केवल एक बात आपको याद दिला दूं, आपने जो अभी कहा है इनके बारे में, चिराग के बारे में, प्रारब्ध के इसी मंच पर अगर पुराने वीडियोस निकाल के देख लीजिए मेरे, तो मैंने जी लगातार कहा है कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी को ग्रूम किया है, उसी तरह से चिराग जो अपना सीना फाड़ के दिखाते हैं कि मोदी जी उनके सीने में हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कब आएगा, कैसे आएगा, विलय होके आएगा, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी निश्चित चिराग को लेके गंभीर है, और खासतौर से केंद्रीय नेतृत्व। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। एक बार फिर नहोरा चलते चलते, वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, और व्यालोक जी प्रारब्ध के अलावा व्यालोक वानी नाम के दूसरे हमारे ठिकाने पर पाए जाते हैं, तो वहां भी लगातार जाते रहिए। इस वीडियो में चूंकि मैं यात्रा में हूं कल से, तो कल से जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उनमें अगर आवाज की
कोई दिक्कत हो, थोड़ी बहुत नेट की भी अगर समस्या हो, तो उसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे और सहयोग करेंगे, ऐसी आशा है। तो आइए लेते हैं विदा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।